हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैम पे स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना, जिसका नाम है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। ठीक है, लास्ट 3 पेज बचे हैं, इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अधिष्ठान पढ़ा था और कॉन्शियस और सब कॉन्शियस पढ़ा था, है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, चलिए पढ़ते हैं। बीज भाव द्वारा स्फुरित भावों में कोमल और मधुर, कठोर और तीक्ष्ण दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। यदि बीज भाव की प्रकृति मंगल विधायिनी होती है तो उसकी व्यापकता और निर्विशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव तीक्ष्ण और कठोर होने पर भी सुंदर होते हैं। ऐसे बीज भाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है उसके सब भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती है, अर्थात पाठक या श्रोता भी रस रूप में उन्हीं भावों का अनुभव करते हैं जिन भावों की यह व्यंजना करता है। ऐसे पात्र की गति में बाधा डालने वाले पात्र के उग्र या तीक्ष्ण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तारतम्य नहीं होता, चाहे उनकी व्यंजना में रस की निष्पत्ति करने वाले 3 अवयव वर्तमान हो। राम यदि रावण के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेंगे तो पाठक या श्रोता का भी हृदय उस क्रोध या घृणा की तो पाठक या श्रोता का हृदय भी उस क्रोध या घृणा की अनुभूति के योग देगा। इस क्रोध या घृणा में उतनी काव्य की पूर्ण सौंदर्य होगा। पर रावण यदि राम के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेगा तो रस के 3 अवयवों के कारण शास्त्र, स्थिति और स्पंदन चाहे हो जाए, पर उस व्यंजित भाव के साथ पाठक का भाव का तारतम्य कभी ना होगा। पाठक केवल चरित्र दृष्टा मात्र रहेगा, उसका केवल मनोरंजन होगा, भाव में लीन करने वाली प्रथम कोटि के रस अनुभूति को नहीं। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये रावण के बारे में बता रहे कि उसकी जैसी प्रवृत्ति है वो रावण की जैसी प्रकार की प्रवृत्ति है, वो पाठक को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं मगर उसे अपने सपोर्ट में नहीं ला सकते। यहाँ पे देखिए कैसे कहते हैं कि बीज भाव क्या था कि हमने पढ़ा था बीज भाव वो होता है जो हमारे नायक का मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है, अगर हमारे जो भी कोई भी सीरियल चल रहा है, कोई भी मूवी चल रही है, कोई भी अगर नाटक चल रहा है, ठीक है, उसमें जो हमारे मेन जो हीरो है या फिर हीरोइन है, नायक, ठीक है, जो मेन उसका हीरो है, उसका ना एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, सबका उसका या तो हेल्पिंग नेचर होगा या फिर सॉफ्ट नेचर होगा, एकदम गुस्से वाला होगा, रौबदार होगा, ठीक है, या फिर हमेशा सच बोलने वाला, या फिर झूठ बोल के अपनी बात मनवाने वाला। ठीक है, तो उसका एक बीज भाव होगा। बीज भाव यानी कि उसका एक ऐसा रूप होगा जो हमेशा वो बरकरार रहेगा। ठीक है, बीच बीच में उसके पास दूसरी फीलिंग आती रहेगी, लेकिन वो जो उसके पास एक फील है, जो उसका कैरेक्टर है, जो नेचर है, वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही उसे ही बीज भाव कहा गया। ठीक है, तो बीज भाव द्वारा स्फुरित भाव इनके बीच बीच में, अगर उसका नेचर क्या है, गुस्से वाला है, ठीक है, तो कभी कभार वो बीच में अपनी फैमिली को देखकर हंस देता होगा, कभी रो देता होगा, कभी उसे भी गुस्सा आता होगा, कभी वो भी चिड़चिड़ा जाता होगा, कभी उसे भी ईर्ष्या होती है, कभी वो भी सिंगारिक भाव में चला जाता होगा, है ना। तो ये क्या है? स्फुरित भाव जो बीच बीच में आते हैं, उनमें कोमल और मधुर, कठोर और तीक्ष्ण दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। ठीक है, स्फुरित भावों में कोमल, मधुर, कठोर और तीक्ष्ण दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। यदि बीज भाव अभी मैंने आपको बताया ना, जो भी हमारा मेन कैरेक्टर है उसका जो नॉर्मल नेचर है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर का एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, कि जैसे हम पढ़ते थे क्या, इनविजिबल मैन, डॉक्टर कैंप का कैरेक्टर बताइए, इनविजिबल मैन का कैरेक्टर बताइए, तो उसमें कैरेक्टर की बात यहाँ पे की जाती है। तो उसका एक कैरेक्टर कैसा है, हेल्पिंग कैरेक्टर। समझ में तो आ रहा है ना बीज भाव? कि मैं बीज भाव एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, शायद से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इट्स माई फॉल्ट। तो यहाँ पे बीज भाव उसी को कहा जाए। ठीक है, तो बीज भाव की प्रकृति मंगल विधायिनी होती है। ठीक है, बीज भाव की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति यानी कि उसका जो नेचर है वो कैसा है? मंगल विधायिनी, हमेशा अच्छा काम करने की। वो हमेशा चाहता है कि काम क्या हो, अच्छा हो, जो कि हमारे वो नाटक का नायक है। ठीक है, वो मेन कैरेक्टर है, हीरो है। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो मंगल विधायिनी उसकी प्रवृत्ति रहती है।
तो उसकी व्यापकता और निर्विशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव तीक्ष्ण और कठोर होने पर भी सुंदर होते हैं। ठीक है, तो चूंकि वो हमारे सीरियल का नायक है, जाहिर सी बात है उसका बीज भाव, चाहे वो ज़्यादा हंसी मजाक कर रहा हो या फिर कम हंसी मजाक कर रहा हो या फिर ज़्यादा गुस्से में हो, उसका नीचे चाहे जैसा भी हो, हमेशा वो अच्छा काम करने के उद्देश्य से ही करेगा, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे कि मंगल विधायनी के हेतु ही होता है, भले उसकी व्यापकता यानी कि वो जो फैला हुआ निर्विशेषता, उसकी विशेषता हो या फिर ना हो, उसके अनुसार सारे प्रेरित भाव यानी कि उससे प्रेरित होना, यानी कि किसी से मैं उससे प्रेरित हूँ, इंस्पायर हुई हूँ। ठीक है, तो प्रेरित भाव यानी कि जो उससे कहीं ना कहीं अटैच होते हैं, वो फील, ठीक है, वो भाव जो अटैच होते हैं उनमें तीक्ष्ण और कठोर दोनों होने पर सुंदर होते हैं। आ रहा है ना समझ में कि हमारे जो सीरियल का नाटक का जो नायक है, वो अगर गुस्सा करेगा या फिर प्यार से बात करेगा, दोनों उसके नेचर में कहीं ना कहीं वो जिसकी भी हेल्प करना चाहता है उसमें हेल्पिंग छुपी हुई होगी। ठीक है, फिर उसका ये कहते हैं, ऐसे बीज भाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है उसके सब भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती है। ठीक है, ऐसे बीज भाव यानी कि चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, लेकिन वो चाहता क्या है, मंगल विधान, यानी कि हमेशा अच्छा मंगल करना चाहता है, इसलिए उसके अंतर्गत चाहे जैसे भी भाव हो, वो हमारे पाठकों के साथ सहानुभूति अपनी बंध ही लेता है। ठीक है, वो जैसे भी करके पाठकों की सहानुभूति अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे बीज भाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है उसके सभी भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती है। सिंपल सी बात है, अर्थात पाठक या श्रोता भी रस रूप में उन्हीं भावों का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो अगर पाठक या श्रोता उसे पढ़ते हैं या फिर देखते हैं तो उसे भी उन्हीं भावों का अनुभव होता है जिन भावों की वह व्यंजना करता है। यह कौन, मतलब कि जो नाटक है या फिर जो नायक है, वो अपने जिस भाव से अपने आसपास के लोगों की हेल्प करना चाह रहा है या फिर उसको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तो जो हमारे पाठक है वो भी उसी भाव का अनुभव करते हैं। ओके, यार सीरियल्स देख, तो सीरियल्स में यही सब तो होता है, ये बता क्या रहे, सीरियल के ही तो बारे में सब कुछ बताते रहते हैं, कभी नाटक कभी रस। ये हिंदी लिटरेचर जो है ना, पूरा का पूरा आपको टीवी सीरियल्स में मिल जाएगा, खोजने की बस जरूरत है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, टीवी सीरियल देख लो, मूवीज देख लो, बैठ के सब कुछ यही है कहीं ना कहीं, क्योंकि साहित्य कहीं ना कहीं हमारे टीवी सीरियल से बहुत अच्छा है। कभी घूर के देखना, अच्छे से देखना, ठीक है, मिलेगा आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। हम कहाँ पहुँचे थे, हाँ, तो जिन भावों की व्यंजन करते हैं, ऐसे पात्रों की गति में बाधा डालने वाले पात्रों के उग्र या तीक्ष्ण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तारतम्य नहीं रहता। ठीक है, ऐसे पात्र की गति यानी कि हमारे नायक का है, वो कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, गति, ठीक है, उसके कार्य में बाधा डालने वाले पात्र यानी कि खलनायक अगर बीच में आ जाए, अब चाहे वो उग्र हो, तीक्ष्ण भाव हो, जैसा भी उसका भाव हो, वास्तव में वो पात्रों या फिर जो भी हमारा मूवी का मेन कैरेक्टर है उसके साथ वो अपना तालमेल नहीं बैठा पाता है ना, नहीं बैठा पाएगा, क्योंकि जो भी पाठक है वो क्या टाइम हो गया रे। ओके गाइस, तो क्या हमने पढ़ा कि खलनायक अगर अगर हमारे नायक या फिर जो भी हीरो है, ठीक है, उसके किसी कोई भी काम करे तो उस काम में अगर कोई बाधा डालने वाला यानी कि खलनायक अगर आ जाता है, तो हमारे जो पात्र है या फिर दर्शक है, जो पाठक वर्ग है, वो कभी भी उसके साथ उसके सपोर्ट में नहीं होगा, खलनायक के सपोर्ट में तो कतई नहीं होगा। वो बीच में आएगा, अगर हीरो मूवी देखने जा रहा है तो बीच में आके मूवी स्टेशन सिनेमा हॉल में तोड़ फोड़ करेगा, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या यार, हमारे हीरो हीरोइन अच्छे से जा रहे थे, खा पी रहे थे, घूम घाम रहे थे, बीच में आगे विलन लोग आके पूरा का पूरा चौपट कर दिया, मूड खराब कर दिया, कैसे हमारी फीलिंग आती है, तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ अपनी अटैचमेंट नहीं बांध पाते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, चाहे उनकी व्यंजना में रस की निष्पत्ति करने वाले 3 अवयव वर्तमान है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चाहे उनकी उनकी किनकी यहाँ पे जो कि खलनायक जो बाधा डालने आए, ठीक है, उनकी व्यंजना में यानी कि वो जो भी भाव वहाँ पे उपस्थित कर रहे, जिस भी उद्देश्य से गए हों, रस की निष्पत्ति, ठीक है, अगर वो जो भी काम कर रहे उससे रस की निष्पत्ति होती है, मतलब कि जो भी पाठक वर्ग है उसके मन में कहीं ना कहीं फीलिंग, रस की निष्पत्ति, यार आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद एक रसवादी कवि है, इसलिए अपनी आलोचना में सिर्फ और सिर्फ रस लेके चलेंगे, राम जी को लेके चलेंगे, क्योंकि ये भी राम जी के बहुत बड़े वाले भक्त हैं। ठीक है, यही सब लेके चलेंगे।
तो रस भी बैठ कर पढ़ना जरूर, ठीक है ना। रस नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा नहीं, ना डॉक्टर नगेंद्र ना ये रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। एक बार रस को ऊपर से पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया, अब मेरा खुद पढ़ने का मन नहीं है। तो रस निष्पत्ति क्या होती है कि रस की जिस प्रकार से यानी कि निष्पत्ति यानी कि ऊपर उठना, ठीक है। रस किस प्रकार से ऊपर आता है, यानी कि हमारे मन के भावों से ऊपर उठ के आता है, हमारे आँखों में हमारी समस्त इंद्रियों पर जब छा जाता है ना रस, तो वहाँ पे रस निष्पत्ति कहलाता है, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन रस निष्पत्ति यानी कि जो भी रस है, इनकी जो भी हमारे मन का भाव है, जब वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा प्रबल हो जाता है तो उससे रस निष्पत्ति हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि चाहे उनकी व्यंजना में, उनकी किसकी, यानी कि खलनायक की जो भी वो कार्य कर रहे हैं, उसके अगर उस कार्य से अगर पाठक वर्ग कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि जो विलेन है वो गलत काम नहीं कर रहा है, वो सही काम कर रहा है, ठीक है, उसकी रस निष्पत्ति होती है, उसके मन में उसके प्रति भाव आते हैं, भले ही वो गलत काम को लेकर या फिर सही काम को लेकर, लेकिन पाठक के मन में भाव आ रहे हैं, रस निष्पत्ति हो रही है उसके भी मन में। वो ये नहीं देख रहे कि यार ये तो एकदम यूजलेस है, कोई इसका होना ना होना दोनों एक बराबर है, ठीक है, ऐसी बात नहीं। उसके मन में रस की निष्पत्ति हो रही है, यानी कि उसको देखकर वो प्रभावित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है तभी तो उसके मन में रस के भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना। तो रस की निष्पत्ति करने वाले 3 अवयव, इसमें 3 अवयव होते हैं रस की निष्पत्ति करने वाले, क्या होते हैं, एक सेकंड, अब तो मेरे को ढूंढने पड़ेगा, 2 मिनट रुकिएगा। हेलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम रस निष्पत्ति पढ़ रहे थे। यहाँ पे रस निष्पत्ति के 3 अवयव है, जिसका नाम है विभाव, अनुभाव, संयोगादस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और संयोगादस, ठीक है। यानी कि जो संयोग है इन तीनों रसों से मिलकर रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है, यानी कि रस अपने चरम शिखर पे पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि तीनों अवयव अगर वर्तमान वहाँ पे विद्यमान होंगे, ठीक है, ये तीनों अवयव यानी कि खलनायक के अंतर्गत तीनों अगर स्थिति वर्तमान में उपस्थित होगी, तब भी पाठक वर्ग जो होगा वो उसके प्रति उतना संवेदनशील या फिर उसके प्रति उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, जो कहीं ना कहीं खलनायक है, ठीक है। राम यदि रावण के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेंगे तो पाठक या श्रोता का हृदय भी क्रोध या घृणा की अभिव्यक्ति अनुभूति में योग देगा। तो क्या कह रहे कि अगर राम रावण के प्रति क्रोध या घृणा करेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है पाठक भी राम के सपोर्ट में है, तो वो भी राम की उस फीलिंग को अपने अंदर भी फील करेंगे, है ना, कि अगर वो उसके प्रति क्रोध करे तो हमारे मन में क्रोध आएगा कि रावण को प्रति क्रोध करना चाहिए, वो इसी स्थिति के लायक है ना। तो हम भी कहीं ना कहीं उस अनुभूति में उसका यानी कि राम का कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। तो इस क्रोध या घृणा में उतनी काव्य का पूर्ण सौंदर्य होगा, ठीक है। तो काव्य में इसमें कहीं ना कहीं सौंदर्य होगा। पर रावण यदि राम के प्रति क्रोध या घृणा की व्यंजना करेगा तो रस के 3 अवयवों के कारण शास्त्र स्थिति स्पंदन चाहे हो जाए, पर उस व्यंजित भाव के साथ पाठक के भाव का तारतम्य कभी ना होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर रावण राम के प्रति क्रोध करेगा तो जाहिर सी बात है जो पाठक वर्ग है वो रावण के सपोर्ट में नहीं होगा, ठीक है। इतना सा इसका मतलब है। अब देखो इन्होंने कितना बड़ा चढ़ा के लिखा है कि रावण यदि राम के प्रति क्रोध या घृणा करेगा, ठीक है, उसकी व्यंजना करेगा यानी कि उसे व्यक्त करेगा, तो रस के तीनों अवयव, ठीक है, चाहे वहाँ पे अभिव्यक्ति हो, अनुभाव हो और क्या व्यभिचारी भाव, ठीक है, ये तीनों भाव होंगे। तो उसके बाद भी शास्त्र की स्थिति यानी कि शास्त्र के अनुसार, स्थिति के अनुसार या फिर स्पंदन, इन तीनों के अनुसार अगर हम देखें, या फिर साथ में अभिव्यक्ति, व्यंजना और विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ठीक है, इन तीनों के साथ, इन तीनों के सपोर्ट में भी अगर हम देखें तो हम कहीं भी किसी भी एंगल से हम रावण के सपोर्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि रावण कहीं ना कहीं हमारी नज़र में पहले ही गिर चुका है ना। तो हम उसके हेल्प कभी, उसके सपोर्ट में हम कभी जा ही नहीं सकते, हम हमेशा रावण की सपोर्ट में रहते हैं ना। तो यहाँ पे वही कह रहे शास्त्र के अनुसार या फिर वहाँ की स्थिति चाहे जैसी भी हो, स्पंदन, ठीक है, संपादन, संपादन उसका जो भाव है वहाँ पे किस प्रकार संपादन हो रहा है, किसी भी एंगल से हम रावण के सपोर्ट में नहीं जाएंगे। फिर आगे पढ़ते हैं, पाठक केवल चरित्र दृष्टा मात्र रहेगा, ठीक है, वो केवल चरित्र देखेगा, उसका केवल मनोरंजन होगा, उसका किसका, पाठक,
ठीक है, वह भाव में लीन करने वाली प्रथम कोटि की रस अनुभूति उसको ना होगी। ठीक है, कि वो जिस भाव में लीन होना चाहता है, ठीक है, उसकी जो प्रथम कोटि होती है, रस की जो अनुभूति होती है, वो रावण और राम के बीच में रहेगी, लेकिन पाठक जो है वहाँ पे थर्ड कैरेक्टर है ना, थर्ड कैरेक्टर है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल से देख रहा है, वो दोनों एंगल से नहीं देख रहा है, क्योंकि वो एक एंगल से देख रहा है, इसलिए उसको रस की अनुभूति होगी, लेकिन वो ज़्यादा अनुभूति नहीं ले पाएगा। यानी फिर आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, ऊपर कहा गया है कि किसी शुभ बीज भाव की प्रेरणा से परिवर्तित तीक्ष्ण या उग्र भावों की सुंदरता की मात्रा उस बीज भाव की निर्विशेषता और व्यापकता के अनुसार होती है। जैसे यदि करुणा किसी व्यक्ति के विशेषता पर अवलंबित होगी कि पीड़ित व्यक्ति हमारा कौटुंबिक मित्र है, तो उस करुणा के द्वारा परवर्ती तीक्ष्ण या उग्र भाव में उतनी सुंदरता ना होगी, पर बीज भाव रूप अंतर संज्ञता में स्थित, अंतर संज्ञता कॉन्शियस सबकॉन्शियस, ठीक है, अंतर संज्ञता मतलब होता है सबकॉन्शियस। इस स्थिति में करुणा यदि इस ढंग की होगी कि इतने पूर्ववासी, इतने देशवासी या इतने मनुष्य पीड़ा पा रहे हैं, तो उसके द्वारा परिवर्तित तीक्ष्ण या उग्र भावों का सौंदर्य उत्तरों उत्तर अधिक होगा। यदि किसी काव्य में वर्णित दो पात्रों में से एक तो अपने भाई का अत्याचार और पीड़ा से बचाने के लिए अग्रसर हो रहा है, और दूसरा किसी बड़े भारी जनसमूह को तो गति में बाधा डालने वाले प्रति दोनों के प्रदर्शित क्रोध के सौंदर्य के परिणाम में भी बहुत अंतर होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा जो हमने पढ़ा, इसका मतलब ये है कि अपने घर के फैमिली मेम्बर की हेल्प करना और किसी बाहर के फैमिली मेम्बर की हेल्प करना, दोनों में अंतर होता है। तो इसमें सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कॉन्शियस सब कॉन्शियस के एंगल से यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि व्यक्ति के अंदर ये भाव हमेशा रहता है हेल्पिंग के नीचे, ठीक है, हमेशा मदद करते रहने का ये नीचे रहता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने भाई की हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसका भाई कहीं पे उसे चोट लग गई, ठीक है, वो उसकी हेल्प कर रहा है, तो ठीक है, ये ठीक है, अच्छी बात है। जो पाठक वर्ग अगर देख रहा है, ठीक है, अगर या फिर दर्शक वर्ग अगर उसे देख रहा है, समझ रहा है, अच्छी बात है कि हाँ वो उसकी मदद कर रहा है। लेकिन वही व्यक्ति अपने भाई को छोड़कर पूरे देश के कल्याण हेतु कहीं जाकर अगर काम करता है, ठीक है, तो उसके प्रति जो भाव होगा वो थोड़ा ऊंचे स्तर का होगा। यहाँ पे वही बता रहे हैं, ठीक है, अंदर से पढ़ने की कोशिश करना, सीधा सा मीनिंग इसमें यही है। भावों की छानबीन करने में मंगल का विधान करने वाले दो भाव ठहरते हैं, ठीक है, प्रेम और करुणा। और ये जो अभी हमने ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ा है ना, तो इसमें प्रेम और करुणा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे वो बता रहे हैं कि भावों की छानबीन करने पे मंगल विधान करने वाले, ठीक है, यानी कि मंगल की स्थापना करने वाले दो भाव ठहरते हैं, प्रेम और करुणा, ठीक है। करुणा की गति रक्षा की ओर होती है, ठीक है, करुणा यानी कि किसी प्रति अगर हमें करुणा रहती है तो हम उसकी रक्षा करते हैं, ठीक है। और प्रेम की रंजन की ओर, प्रेम रंजन, रंजन मतलब कि मनोरंजन, ठीक है, प्रेम की किस और गति रहती है, रंजन की ओर रहती है, ठीक है, मनोरंजन की ओर गति रहती है। लोक में प्रथम साध्य रक्षा है, ठीक है, लोक में यानी कि समस्त लोक में प्रथम साध्य, साध्य यानी कि जो प्राप्त किया जा सके, रक्षा है, ठीक है, कि हमेशा लोक में जन समाने में हम प्रेम किसी के प्रति बाद में करते हैं, पहले हमारे मन में उसके प्रति करुणा भाव होता है कि हम उसकी रक्षा करें, है ना, सीधी सी बात है। या इसके जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको ना अपनी लैंग्वेज में ना थोड़ा ना कन्वर्ट करके बोलने की कोशिश किया करो, तो आपको ना जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं कि रंजन के अवसर उसके पीछे आते हैं। रंजन यानी कि अगर हमने किसी की रक्षा की है, किसी के प्रति करुणा भाव है, तो अगर हम उसके प्रति थोड़ा और अट्रैक्ट होते, उसके बाद जाके हमारे मन में उसके प्रति प्रेम भाव आता है, ठीक है, रंजन के अवसर, ठीक है, यानी कि प्रेम का जो भाव है उसके पीछे आता है, यानी कि करुणा प्रथम स्तर पे है, फिर उसके अगले स्तर पर हमें प्रेम भाव देखने को मिलता है। अतः साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों के बीच भाव करुणा ही ठहरते, ठीक है, साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष, चूँकि हमारे चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने साधनावस्था और साध्यावस्था, ठीक है, साधना यानी कि प्रयत्न पक्ष और साध्य यानी कि उपभोग पक्ष, ठीक है, हमने दो लेके चले थे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, जो साधना यानी कि प्रयत्न पक्ष है वो कहीं ना कहीं वो करुणा यानी कि रक्षा के भाव में ठहरते हैं। इसी से शायद अपने दो नाटकों में रामचरित को लेकर चलने वाले महाकवि भवभूति ने करुणा को ही एकमात्र रस कह दिया है, ठीक है, ये सीधी सी बात है। रामायण के बीज भाव करुणा है, ठीक है, रामायण का बीज भाव करुणा है। राम के मन में कहीं ना कहीं हमेशा करुणा का भाव उनके मन में रहता है कि जिसका संकेत
कोच के मारने वाले निषाद के प्रति वाल्मीकि के मुंह से निकले वचन द्वारा आरंभ में ही मिलते हैं। ठीक है, हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि वाल्मीकि अपने मुंह से कुछ कहते हैं, मेरे को नहीं याद कि स्टार्टिंग में क्या कहते हैं। स्टार्टिंग होती है, यार याद ही नहीं आ रहा क्या कहा था उन्होंने, कुछ तो कहा होगा आप देखना बैठ के रामायण। ठीक है, तो उसके उपरांत भी बालकांड में 15वें सर्ग में इसका आभास दिया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आगे भी चल के आवाज दिलाते हैं कि वाल्मीकि जी ने कुछ कहा था। ठीक है, जहाँ देवताओं ने ब्रह्मा से रावण द्वारा पीड़ित लोक के दारुण दशा का निवेदन किया, उक्त आदि काव्य के भीतर लोक मंगल की शक्ति के उदय का आभास तारका और मारीच के दमन के प्रसंग में भी मिलता है। ठीक है, लोक मंगल की शक्ति का उदय, कि लोक मंगल की वहाँ पे स्थापना की जा रही है, इसलिए तारका और मारीच का वहाँ पे दमन किया गया। पंचवटी से वह शक्ति जोर पकड़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, पंचवटी में जब वो गए तो वो शक्ति यानी कि लोक मंगल की स्थापना का जो कार्य था उसको हम देखते हैं कि उसमें जोर पकड़ता हुआ मिलता है। फिर सीताहरण होने पर उसमें आत्मगौरव और दाम्पत्य प्रेम के प्रेरणा बीच से ही प्रकट होकर उस विराट मंगल उन्मुखी गति में समन्वित हो जाती है। यदि राक्षस राज पर चढ़ाई करने का मूल कारण केवल आत्मगौरव या दाम्पत्य प्रेम होता तो राम की कालाग्नि सादृश्य क्रोध में काव्य का वह लोकोत्तर सौंदर्य ना होता। लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, लोक जब पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है, तब राम राज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम परिवर्तन का, प्रजा के रंजन का और उसके अधिकाधिक सुख के विधान का अवकाश मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं मंगल विधायनी शक्ति की यहाँ पे स्थापना करे। क्योंकि यहाँ पे अभी सीताहरण हम पढ़ रहे थे कि सीताहरण हो जाने पर राम ने सिर्फ सिर्फ अपने दाम्पत्य प्रेम और अपने आत्मगौरव की रक्षा के लिए सीता की रक्षा नहीं की, कहीं ना कहीं उसके मन में, उनके मन में करुणा थी, वो समस्त समाज का, ठीक है, कल्याण करना चाहते थे, विराट मंगल उन्मुखी गति में समन्वित हो जाते। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बीच बीच में ऐसे वर्ड्स है जो कहीं ना कहीं हमारे जो ये जो आलोचना है उसके एंगल को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि विराट मंगल उन्मुखी यानी कि समस्त जन समूह, समस्त लोग के लिए, कल्याण के लिए, समस्त जगह के मंगल के लिए वो रावण के ऊपर, राक्षस राज के ऊपर चढ़ाई करते। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ हो गया। फिर आगे है, जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे स्पष्ट है कि काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता। ठीक है, कि काव्य की उत्कर्ष यानी कि काव्य जो हम लिखते हैं उसको केवल और केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में नहीं माना जा सकता, उसमें करुणा भी होती है। ठीक है, टॉल्स्टॉय के अनुयायी या कुछ कलावादी ऐसा कहते हैं, क्रोध आदि उग्र और प्रचंड भावों के विधान में भी यदि उनकी तह में करुण भाव व्यक्त रूप में स्थित हो, पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार हो, स्वतंत्रता के उन्मत्त उपासक, घोर परिवर्तनवादी शैली। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शैली जो कि उनका एक ग्रंथ है जिसमें उनका जो कैरेक्टर है वो सभी अत्याचार सहता रूप और कर्म दोनों सौंदर्य उसके अंदर विद्यमान है। यहाँ पे शैली जी का एक ग्रंथ है महाकाव्य दी रिवॉल्यूशन ऑफ इस्लाम। ठीक है, नायक नायिका अत्याचारियों के पास जाकर उपदेश देने वाले, गिड़गिड़ाने वाले और अपनी साधुता, सहनशीलता और शांत वृत्ति का चमत्कार पूर्ण प्रदर्शन करने वाले नहीं। ठीक है, यानी कि वो ऐसा काम नहीं करते, उपदेश नहीं देते, गिड़गिड़ाते नहीं है, यानी कि अपने आप को वहाँ पे कमजोर शो नहीं करते। ठीक है, उनमें उत्साह की उमंग में प्रचंड वेग से युद्ध क्षेत्र में बढ़ने वाले पाखंड, लोक पीड़ा और अत्याचार देख पुनित क्रोध के सात्विक तेज से तमतमाने वाले भय या स्वार्थवश आताइयों की सेवा स्वीकार करने वालों के प्रति अपेक्षा प्रकट करने वाले हैं। ठीक है, उपेक्षा प्रकट करने वाले हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उनका जो कैरेक्टर है, ठीक है, द रिवॉल्यूशन ऑफ इस्लाम का जो भी नायक है वो, उसके अंदर उमंग है, प्रचंड है, वो जाता है युद्ध क्षेत्र में, लड़ाई करता है और लोक पीड़ा यानी कि समस्त लोग की उसके पीड़ा उसके हृदय में, वो अत्याचार देख कर पुनीत यानी कि ज़्यादा भयंकर वाला नहीं, थोड़ा अच्छा वाला क्रोध है। ठीक है, उसमें उसके अंतर्गत सात्विक तेज, सात्विक सत्य, सत्व रज और तम। ठीक है, सात्विक जो होता है सबसे ऊपर स्टैंडर्ड यानी कि जो सबसे अच्छा शुद्ध माना जाता है। ठीक है, सात्विक तेज से तमतमाने वाला उसके अंदर भय है, स्वार्थवश यानी कि उसके अंदर सिर्फ
स्वार्थवश अंतता ही, यानी कि जो भी हमारा खलनायक है उसकी हमें बात की जा रही है, ठीक है, वो उसकी सेवा स्वीकार नहीं करता है, उसके प्रति वो उपेक्षा उपेक्षा यानी कि अनादर करता है, ठीक है। शैली ने भी काव्य कला के मूल तत्व प्रेम भाव ही माना है। तो शैली ने भी अपनी काव्य कला का जो मूल तत्व क्या माना है, प्रेम भाव ही माना है। लेकिन यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि प्रेम के साथ साथ करुणा भाव भी है, ठीक है। पर अपने को सुख सौंदर्य में मधुर भाव तक ही बद्ध न रखकर प्रबंध क्षेत्र में भी अच्छी तरह घुसकर भाव की अनेक रूपता का विन्यास किया था। यहाँ पर शैली जी के बारे में बता रहे कि उन्हें सुख सौंदर्य में इन सब में नहीं बंधे हैं, उन्होंने अनेक भावों को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। स्थिर सौंदर्य और गत्यात्मक सौंदर्य, उपभोग पक्ष या प्रयत्न पक्ष दोनों उनमें पाए जाते। स्थिर यानी कि उपभोग पक्ष और गत्यात्मक यानी कि प्रयत्न पक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक और नए नाम दिए गए हैं, ठीक है। टॉलस्टॉय के मनुष्य मनुष्य के भरत प्रेम संचार को ही एकमात्र काव्य तत्व कहने का बहुत कुछ कारण सांप्रदायिक था। सांप्रदायिक यानी कि सांप्रदायिक का मतलब समझते हो ना, आज के समय में सांप्रदायिक का मतलब चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल सांप्रदायिक को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। टॉलस्टॉय के टाइम की बात करें कि मनुष्य मनुष्य में भरत प्रेम यानी कि भाईचारा जो है वो केवल मात्र एक काव्य तत्व रह गया था, ठीक है। यानी कि समाज में भाईचारा नहीं है, लेकिन काव्य के अंतर्गत हमें दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत कुछ सांप्रदायिक हो गया था कि कुछ जगह पे है कुछ जगह पे नहीं है, ठीक है, कहीं उसमें भेदभाव होने लगा था। इसी प्रकार कलावादियों का केवल मधुर और लीक पढ़ना मनोरंजन मात्र की हल्की रुचि और दृष्टि की परिमिति का कारण समझा जाना चाहिए। चलिए आगे फिर पढ़ूंगी।